नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन की नीलामी की शुरुआत की। कहा, सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए सुधारों से सभी सेक्टर्स पर होगा सकारात्मक प्रभाव। कहा, भारत बन सकता है और बनेगा आत्मनिर्भर। कहा, ये सुधार 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा विशेष अभियान। अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए तक के लोक निर्माण के कार्य होंगे। गलवान घाटी में चीनी गतिरोध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को देश दे रहा है अश्रुपूर्ण विदाई। शहीद कर्नल संतोष बाबू का तेलंगाना के सूर्यपेट में, जबकि हवलदार सुनील कुमार का बिहार के बिहटा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता जारी। गलवान घाटी पर चीन के दावे को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन द्वारा अतिरंजित और अपुष्ट दावे करना आपसी सहमति के विपरीत। कहा, गलवान घाटी भारत का हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत चीन मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना संक्रमण से भारत में मौत का आंकड़ा 12,000 के पार होने के बाद भी संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 1,60,384 सक्रिय मामलों के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,94,000 के पार पहुंची। भारत में कोरोना से ठीक होने की दर 53%। दुनिया भर में कोरोना से 4,48,000 से अधिक मौत के बीच कोरोना के वैश्विक मामलों की संख्या 43,49,000 के पार। और 2 साल की अवधि के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित। 192 वैध मतों में भारत को 184 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता के इसलिए समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का जताया आभार। कहा, भारत सभी सदस्यों के साथ मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समानता के लिए करेगा काम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लद्दाख की गलवान वैली में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को मैं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नमन करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया। उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के स्मृति पटल पर सदा अंकित रहेगी। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट में कहा कि लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सेना के अमर शहीदों की शहादत को वो सादर नमन करते हैं। देश आपके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। इन वीर सैनिकों के शोक संतप्त परिजनों के दुख में सम्मिलित हूं। मेरी विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि देश की थल सेना गलवान में शहीद सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। जनरल नरवणे ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कल फोन पर बात की और सीमा संघर्ष की घटना पर भारत की तरफ से कड़ा संदेश दिया। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण सीमा पर भारत के हिस्से में ढांचा खड़ा करने की कोशिश की और रोकने पर भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष किया। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून की रात हुआ संघर्ष चीन द्वारा पूर्ण नियोजित और योजनाबद्ध था। इसकी वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कड़ा विरोध दर्ज कराया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख क्षेत्र में हुई घटना का भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर होगा।
विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच 6 जून को हुई वार्ता में जो आपसी सहमति बनी थी, उसके बावजूद चीन की तरफ से इस घटना को पूर्ण नियोजित ढंग से अंजाम दिया गया। चीन की मंशा समझौते का उल्लंघन करने की थी। चीन के विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब आपसी मतभेद पर दोनों देशों के बीच बातचीत में कुछ प्रगति हुई थी, तब चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों सेनाओं के बीच विवाद हुआ और इसकी वजह से हिंसा हुई। हालांकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में यह सहमति भी बनी कि सीमा विवाद से जुड़े तनावपूर्ण स्थिति को एक जिम्मेदार तरीके से नियंत्रित किया जाएगा और दोनों पक्ष 6 जून को बनी आपसी सहमति को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। साथ ही दोनों पक्षों के बीच मामलों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार शांति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के गांव सेमरी में उस समय हड़कंप मच गया जब पेड़ पर लटकता हुआ सब मिला। आपको बताते कि गांव के लोग रोजाना की तरह बाग की ओर गए। इसी बीच पेड़ की डाल पर सब लटकता हुआ देखा। सबकी शिनाख्त गांव के ही 38 वर्षीय रामपाल के रूप में हुई। रामपाल के पिता चंद्रभान गांव के चौकीदार हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रामपाल ने पारिवारिक कलह के कारण फंदे से लटककर आत्महत्या की है। मृतक के पिता ने बताया कि 14 वर्ष पूर्व रामपाल ने पुणे में एक लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिसका एक 11 साल का बेटा भी है, जो कि अपनी मां के साथ पुणे में रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद पति पत्नी में विवाद होने लगा। उसकी पत्नी अपने मायके रहने लगी। कई बार बुलाने की कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़का रहा, छोटा मोटा रहा साहब, घूमत टहरत रहा। 8-9 बजे रात के घूम कर डेली जात रहा, खाना पीना खात रहा। हम खाना पीना बनाए के रख दिए। हम कहें आप आई अपन खाई, डेली है ओकर काम रहा। और फिर हम सोए गए साहब, वो पता नहीं कब गए कि नहीं गए। अब सुबह उठे तो देखें साहब कि लड़के कुल बाहर ओहर गए रहा। तो ये भाई कि वहीं लटका है। हम सब गए, देखा गए वो है। यह बात है साहब। और कोई घटना इसके और कौन घटना नहीं है साहब। लड़का जवान था, अपना आता जाता था, कमाता खाता था। इससे पहले 1 महीने पहले नौकरी करता था ड्राइवर का। और विगत 10-15 दिन के पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी। तो उसके बाद से घर पे रहने लगा था और शाम को आता था, डेली खाना खा के सो जाता था। घर पे कोई था नहीं, माँ थी नैहर में और ये इनके पिताजी अकेले रहते थे। खाना वाना डेली की तरह शाम को भी रख दिए थे। और जब रात में 9-10 बजे तक नहीं आया तो सोचे कहीं गया होगा। और सब जब सुबह औरतें सोच गई थी तो लौट करके आई, बताएं कि वहाँ एक लाश जो है लटका हुआ पेड़ से। तो उसके बाद ये भी गए, हम लोग भी गए, देखे। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वाले आए, अपना लाश उतार करके थाने पे ले जाके पंचनामा करा के पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी में है। सिकोहाबाद एसडीएम ने बालू लदे ट्रकों की ओवरलोडिंग में की बड़ी कार्रवाई। 3 दर्जन वाहनों से वसूला गया करीब 8 लाख रुपए राजस्व। जी हां, ओवरलोडिंग के चलते सिकोहाबाद एसडीएम नरेंद्र सिंह ने बालू भरे कई दर्जन ट्रकों को रोककर परिवहन विभाग को जांच के आदेश दिए, जिसमें 37 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आधा दर्जन वाहनों को सीज करके करीब 8 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। आपको बता दें कि सिकोहाबाद के नेशनल हाईवे 2 पर बोजिया गांव के पास प्रतिदिन बालू का बाजार लगता है, जहां रोजाना 50-60 ट्रक बालू से लदे हुए बिक्री के लिए आते हैं। एसडीएम सिकोहाबाद नरेंद्र सिंह को शिकायत मिली कि इन ट्रकों में मानक से अधिक मात्रा में बालू भरकर लाते हैं। बुधवार की सुबह एसडीएम ने स्वयं मौके पर पहुंचकर देखा तो मामला सही निकला। सभी ट्रकों में मानक से अधिक वजन की बालू लदी थी। एसडीएम को देखकर कुछ चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गए। एसडीएम ने तुरंत थाना पुलिस को मौके पर बुला लिया और दर्जनों ट्रकों को जब्त कर लिया। ओवरलोडिंग की जांच के लिए उन्होंने परिवहन विभाग को सूचना दी। परिवहन विभाग ने जांच में 37 वाहनों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की है, जिसमें आधा दर्जन वाहनों को सीज करके करीब 8 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया। 7वां पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई थी।
जहां इतना बड़ा जुर्माना ठोका गया। इससे पहले निवर्तमान उपजिलाधिकारी एकता सिंह ने भी जनवरी फरवरी में करीब 1 दर्जन बालू के ट्रकों को पकड़ा था। उस समय करीब 4-5 लाख रुपए राजस्व का जुर्माना ठोका गया था। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। भारत को 192 बैलेट वोट्स में से 184 वोट मिले। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी सुरक्षा परिषद में एंट्री मिली है, जबकि कनाडा को बाहर ही रहना होगा। भारत की जीत का अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने स्वागत किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच सहभागिता की वैश्विक रणनीति है। जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत नेतृत्व जारी रखेगा और एक बेहतर बहुपक्षीय व्यवस्था को नई दिशा देगा। We have received overwhelming support, and I am deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. The outcome is a reflection of the strong campaign led by the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत पर चीन को स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर कोई भी देश भ्रम नहीं पाले। उन्होंने कहा कि अगर भारत को कोई उकसाएगा तो उसका हर हाल में कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जाबाज जवानों की शहादत पर गर्व है और उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच मौजूदा स्थिति के मसले पर 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भारत दुनिया भर के तमाम देशों के साथ शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को उकसाएगा तो उसका माकूल जवाब देना भी भारत को आता है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ भी हुआ उससे हर देशवासी आहत है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। मौका था कोरोना की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद का, लेकिन बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने चीन के साथ सीमा पर उपजे विवाद को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सीमा पर देश के जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा ही सहयोगी और दोस्ताना रवैया अपनाया है और मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के विकास और कल्याण की कामना की है और जब भी समय आया है देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपनी क्षमताओं को साबित किया है। हमने हर युग में पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ
एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बैठक में शामिल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों ने गलवान घाटी में शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक की। इस दौरान लद्दाख सीमा पर स्थिति की समीक्षा की गई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की, साथ ही उन्हें ताजा हालात से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए सीमा संघर्ष के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्थिति की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद रहे। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद एक ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा संघर्ष में जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में देश के जवानों की शहादत काफी परेशान करने वाली और दर्दनाक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों ने सीमा पर तैनाती के दौरान अपने कर्तव्य पालन में अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये राष्ट्र शहीद जवानों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र इस मुश्किल की घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भारत के रणबांकुरों की वीरता और साहस पर हर देशवासी को गर्व है। आपको बता दें कि 15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत पर विश्व समुदाय ने शोक जताया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने कहा कि 20 भारतीय सैनिकों की शहादत का उन्हें गहरा दुख है और वो शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। विश्व समुदाय ने सीमा पर तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान की अपील की है। चीन भारत में बढ़े तनाव के बीच रूस ने बुधवार को कहा कि RIC यानी कि रूस भारत चीन का अस्तित्व निर्विवाद हकीकत है और त्रिपक्षीय सहयोग बाधित होने के कोई संकेत नहीं है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने चीन भारत तनाव घटाने के मकसद से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत समेत उठाए गए सभी कदमों का स्वागत किया। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 23 जून को RIC सम्मेलन होना है, जिसमें कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों के रुझानों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर के अलावा चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। संभल की गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके चोरी की 23 बाइकें बरामद की हैं। आपको बता दें कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगातार बाइक चोरी की शिकायतें आ रही थीं, जिसके लिए स्पेशल टीम लगाई गई, जिसमें गुन्नौर कोतवाल DK शर्मा को लगाया गया था, जिन्होंने लगातार अभियान चलाकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से चोरी की 23 बाइकें बरामद हुई। यह अभियुक्त नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली से वाहन चोरी करके लाया करते थे और नंबर प्लेट बदलकर क्षेत्र में सस्ते दामों में बेचते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार व्हीकल चोरी की शिकायत आ रही थी, जिसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी और इसमें इंस्पेक्टर गुन्नौर DK शर्मा को लगाया गया था। इन्होंने अपनी टीम के मदद से लगातार अभियान चला करके 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें एक राजू, आसिफ अली, दिनेश और देव सिंह है।
ये लगातार इस क्षेत्र में व्हीकल चोरी करते थे और गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली आदि से भी व्हीकल चोरी करके लाते थे। नंबर प्लेट बदल करके उसको लगातार क्षेत्र में सस्ते दामों पे उपलब्ध कराते थे। उसका 5,000 10,000 में बेच देते थे बाइक को, लोकल में चलवाते थे। ये पूरा गैंग पकड़ा गया है और इनके पास से 23 चोरी की बाइक बरामद हुई है और इनके पास से 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। लगातार इस क्षेत्र में जो अभियान चलाया जा रहा है व्हीकल चोरी को रोकने के लिए, उसमें काफ़ी सफलता मिली है और ये पूरी गैंग पकड़ा गया है। अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस को उस समय सफलता मिली जब असला बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए बने अधबने तमंचे जब्त कर लिए। आपको बता दें कि इस समय यूपी के जनपद संभल में ऑपरेशन जेसीबी चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ जारी है। मुखबिर से सूचना मिली कि गुन्नौर और रजपुरा थाना क्षेत्र में अवैध असला बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। सूचना को आधार मानते हुए पुलिस ने उक्त जगह छापामार कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए मौके से बने अधबने 41 तमंचे बरामद किए। वहीं छापामार कार्रवाई के दौरान 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि ये अवैध कारोबार कई सालों से चल रहा था। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया, जनपद संभल में जेसीबी अभियान के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शस्त्र का रखना और उसका प्रयोग करना प्रतिबंधित है। इसी को ट्रैक करते हुए कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों को इस अभियान में सम्मिलित किया गया है कि जिससे लगातार जो जमीन संबंधी विवाद में या आपसी विवाद में लोग अवैध शस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे की हत्या या फायरिंग कर रहे हैं, उसको रोका जा सके। जेसीबी अभियान के तहत कल भी सख्त कार्रवाई हुई थी। आज भी 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, एक थाना रजपुरा में और एक गुन्नौर में। रजपुरा थाना क्षेत्र में जंगल ग्राम निरियावली और थाना गुन्नौर में दुआरी कला क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें लगातार ये लोग अवैध शस्त्र बनाते थे। रजपुरा थाना क्षेत्र में कुल 21 अवैध असलहे और गुन्नौर थाना क्षेत्र में 28 अवैध असलहे, टोटल 32 बने, 17 बने, 41 अवैध असलहे पकड़े गए हैं। 41 अवैध असलहे ये पकड़े गए हैं और ये पूरी शस्त्र फैक्ट्री थी जो बना करके ये लोग लगातार क्षेत्र में बेचते थे, जिसमें रिवाल्वर 25,000 रुपये में, राइफल 20,000 रुपये में, 12 बोर के तमंचे 4,000 रुपये में, 315 बोर के तमंचे 5,000 रुपये में और बंदूक को 13,000 रुपये में ये लोग बेचते थे। लोगों को सप्लाई करते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं या जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनको अक्सर सप्लाई करते थे, बेचते थे और उसके बाद ये अवैध गतिविधियों में प्रयोग होता था। अब इतने बड़े मात्रा में अवैध असलहे जो पकड़े गए हैं, इससे अवैध गतिविधियों में अंकुश लगेगा और जो मार हो रही है, जो और भी घटनाएँ हो रही हैं, उस पर रोकथाम होगी। ये अभियान अभी लगातार चल रहा है और लगातार आगे भी चलता रहेगा। जितने भी ऐसे अवांछित लोग हैं जो अवैध असलों का कारोबार करते हैं या अपने पास अवैध असलहे लेकर के चलते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।